हेलो माय डियर स्टूडेंट, स्वागत है आपका एग्री पावर जयपुर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। हमारा जो है खाद्य सुरक्षा अधिकारी के PYQ चल रहे थे। PYQ सभी स्टेट के, मतलब जितने भी भारत में स्टेट हैं और जहाँ पर भी FSO का एग्ज़ाम हुआ है, उन सभी जितने भी पेपर हुए हैं उन सभी का जो डिस्कशन है वो हमारा चल रहा था, जिसमें आज हमारा पेपर है पंजाब FSO 2018 भर्ती का है। अब क्यों ज़रूरी है PYQ? तो आप कोई भी एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो गुजरात FSO हो, आसाम FSO हो, या आपके RPSC FSO हो, स्टेट जो है कोई भी स्टेट का FSO एग्ज़ाम हो, उसके लिए 100% आपके PYQ जो हैं वो वरदान साबित होंगे। जहाँ मैंने पूरा डिटेल के साथ एक्सप्लेनेशन दिया है, क्योंकि हमारा कोर्स तो RPSC FSO का चल रहा है। चलिए भाई, और PYQ 12 है। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। चलिए भाई, सबसे पहला क्वेश्चन है कि बताइए जो लिवर नेट्रोसिस है, क्या है? लिवर नेट्रोसिस। तो लिवर नेट्रोसिस जो है किसकी कमी से होता है? यहाँ पर विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन के और विटामिन ई। तो क्या आंसर जाएगा लाड़ लो? ये आप मुझे बताएं क्या आंसर इसका रहने वाला है। जल्दी से बताएं भाई। चलिए, हाँ भाई, लिवर नेट्रोसिस विटामिन डी की कमी से, ये याद रखना है। विटामिन डी की कमी से लिवर नेट्रोसिस जो है देखने को मिलता है। क्लियर है? देखो, जो आंसर उन्होंने माना है वही हम मान रहे हैं, है ना। कोई भी क्वेश्चन में जो है आपको लगे कि सर इसका आंसर ये नहीं, ये हो सकता है, कमेंट कर देना, हम उस पर थोड़ा सा एनालिसिस और कर लेंगे। लेकिन जो बोर्ड ने जो माना है वो हम मान रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि डिजीज दैट कॉजेज इंटॉलरेंस टू ग्लूटेन। देखो, आपको पता है ग्लूटेन किस में होता है? चपाती में, जिसकी चपाती बनाई जाती है जनरली उसमें होता है, गेहूं में होता है। तो ग्लूटेन की वजह से कौन सी डिजीज हो जाती है, ये यहाँ पर पूछा गया है ना। तो आपके पास चार ऑप्शन हैं। क्रोहन रोग है, डर्मेटाइटिस है, राइनाइटिस है, सीलिएट रोग है। तो आंसर क्या जाएगा? सीलिएट जाएगा। क्लियर है? तो ये याद रखें, सीलिएट। लिखें, आप लिखना चाहें तो लिख लें आप, ये है ना, और स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले लें। अब देखिए, इसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ, सीलिएट डिजीज के बारे में। सीलिएट डिजीज एक ऑटो इम्यून डिजीज होती है जिसमें व्यक्ति को ग्लूटेन से इंटॉलरेंस हो जाती है। मतलब ये है कि ग्लूटेन जो है, जिसमें भी ग्लूटेन होगा वो थोड़ा सा पाचन नहीं कर पाएगा व्यक्ति, है ना। जहाँ पर भी सेलिएट डिजीज जिस इंसान में होगी। ग्लूटेन क्या है? देखो, ग्लूटेन मुख्यतः गेहूँ, जौ और राई में पाया जाने वाला प्रोटीन होता है। ठीक है। देखो, एक तो बात हो रही डिजीज क्या है, डिजीज के बारे में बात हो रही। एक ग्लूटेन क्या है, इसके बारे में बात हो रही। फिर उसके बाद जो है रोग कैसे होता है। देखिए, सीलिएट रोग में ग्लूटेन का सेवन करने पर छोटी आंत की आंतरिक सतह पर मौजूद विली क्षतिग्रस्त हो जाते हैं। इससे पोषक तत्वों के अवशोषण में कमी होती है ना। तो यहाँ पर जो है देखो, नॉर्मल स्वस्थ विली ऐसे होते हैं और क्षतिग्रस्त ऐसे होते हैं। क्लियर है? तो ये बात समझ में आ रही। लक्षण क्या है, सिम्टम्स क्या है? पेट में दर्द और सूजन, दस्त, वजन कम होना, थकान, कमजोरी, पोषक तत्वों की कमी और एनीमिया। क्लियर है यहाँ तक? तो ये सब आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। सीलिएट ग्लूटेन इंटॉलरेंस, मुख्य प्रभावित अंग जो हैं स्मॉल इंटेस्टाइन। क्लियर है? चलिए, तो ये सीलिएट के बारे में हो गया। देखो, क्वेश्चन कहीं से भी आ सकता है। मैं जो एक्सप्लेनेशन आपको दे रहा हूँ क्वेश्चन वहाँ से भी आ सकता है। ज़रूरी नहीं है कि आप सोचो कि केवल और केवल जो क्वेश्चन बताया जा रहा है वही आए, डिटेल से भी आ सकता है ना। आपसे पूछ लिया जाए कि ग्लूटेन वाले, ग्लूटेन क्या है? ग्लूटेन एक प्रोटीन है ना। लिपिड, फैट, कार्बोहाइड्रेट, ऐसे अगर ऑप्शन आ जाए तो। क्लियर है? चलिए, दूसरा है
सेटेरिफाइन एंजाइम, अल्फा एमाइलेज, बीटा एमाइलेज, जाइलेनेज और पेरोक्सिडेज। बताइए क्या आंसर जाएगा। तो देखो इसमें नो डाउट आपके दिमाग में ये दो ऑप्शन आएंगे। इसमें पहला ऑप्शन मोर करेक्ट है, मोर करेक्ट, क्लियर है। हालांकि बीटा एमाइलेज भी जो है सेटेरिफाइन एंजाइम के रूप में काम आता है, लेकिन जब हम दो ऑप्शन हमारे पास हैं और अल्फा एमाइलेज है जो कि 100% ही काम आता है, तो वो आंसर चला जाएगा। तो अल्फा एमाइलेज जो है इसका जो है आंसर जाएगा। क्लियर है। लाइक कर देना भाई, लाइक कर देना सभी, हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। चलिए एग्री पावर जयपुर कोचिंग को, अब ये हमारा कोर्स है खाद्य सुरक्षा अधिकारी का है और कंप्लीट हिंदी माध्यम हमारा कोर्स है। इंग्लिश की हमने टर्मिनोलॉजी को यूज किया है इसमें, तो 3500 रुपये में है, आप इनरोल कर सकते हैं और कोई भी समस्या है आप हमें कॉल कर सकते हैं। बेहतरीन शानदार कंटेंट हम इसमें प्रोवाइड करा रहे हैं। चलिए अगला है, अब देखो अल्फा एमाइलेज के बारे में थोड़ा सा मैं बता देता हूँ। अल्फा एमाइलेज क्या करता है, स्टार्च के अंदर, चलिए स्टार्च के अंदर मौजूद अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड को तोड़ता है और स्टार्च को छोटे अणुओं जैसे डेक्स्ट्रिन और माल्टोज में बदलता है। ये इंपॉर्टेंट बात है, यहाँ से भी क्वेश्चन आया हुआ है कि अल्फा एमाइलेज किसको किस में बदलता है। तो अल्फा एमाइलेज स्टार्च को बदलता है, किस में बदलता है, डेक्स्ट्रिन एंड माल्टोज में बदलता है। क्लियर है आप। और देखो आप अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड पर ब्रेक करता है अल्फा एमाइलेज और डेक्स्ट्रिन एंड माल्टोज में ब्रेक करता है। इसलिए स्टार्च, अब देखो स्टार्च प्रोसेसिंग में इसे सेटेरिफाइन एंजाइम के रूप में रेफर किया जाता है। अल्फा एमाइलेज के बारे में हो ही गया। बीटा एमाइलेज यह स्टार्च चेन के एंड से माल्टोज निकालता है ना, ये एंड से माल्टोज निकालता है। जाइलेनेज जाइलेन को तोड़ता है। पेरोक्सिडेज, और देखो पेरोक्सिडेज हाइड्रोजन पेरोक्साइड या ऑक्सीडेटिव रिएक्शन में कार्य करता है। क्लियर है भाई यहाँ तक। चलिए अब क्वेश्चन कहीं से भी आ सकता है, आपसे ये भी पूछा जा सकता है अल्फा एमाइलेज किसको तोड़ता है, किस में तोड़ता है, कौन से बॉन्ड को तोड़ता है ना। और ज़्यादा डिटेल में पूछा जाएगा तो अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड को तोड़ता है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि बताइए भाई निम्न में से कौन सा पोषक तत्व भोजन नहीं है। अब ये तो बेसिक है भाई, प्लाज्मा थोड़ी भोजन है, प्लाज्मा भोजन नहीं है, तो आंसर क्या जाएगा, यही जाएगा। बाकी बेसिक इन्फॉर्मेशन इसकी देख लेते हैं भाई। लाइक करते हैं सभी विद्यार्थी क्लास को। क्लास अच्छी लग रही है तो कमेंट भी करें कि आपको क्लास कैसी लगी। तो देखिए लाडलो, इसके बारे में और देख लेते हैं। प्लाज्मा क्या है। प्लाज्मा जो रक्त होता है, ब्लड होता है का तरल भाग है। यह खाद्य पदार्थों में पाए जाने वाला पोषक तत्व नहीं है, ये ध्यान रखना है। कार्बोहाइड्रेट के बारे में बात बताऊं तो देखो शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है, एनर्जी। आपको थकान हो रही है तो आप चीनी, पानी में चीनी डालिए और पी लीजिए, कहीं ना कहीं आपकी जो थकान है वो कम हो जाएगी, है ना। जैसे आप बहुत ज़्यादा दिमाग से अगर आप काम कर रहे हैं तो 100% ये वरदान साबित होगी, एनर्जी, है ना। तो ऊर्जा का मुख्य स्रोत होता है कार्बोहाइड्रेट। प्रोटीन की बात करें तो प्रोटीन हमारे शरीर की वृद्धि और मरम्मत में सहायक होता है। फाइबर की बात करें तो देखो पाचन तंत्र के उचित कार्य में सहायक होता है, कब्ज को दूर करने में मदद करता है। पाचन तंत्र का रक्षक होता है फाइबर। और फाइबर देखो आप, ये इन सब में फाइबर होता है ना। और फाइबर वाली क्रॉप हमारे पेट को अच्छा रखती है। क्लियर है यहाँ तक। चलिए तो प्लाज्मा इसका आंसर जाएगा, है ना। चलो भाई आगे बढ़ें। चलो अगला है बैक्टीरियल फ्लैजिला इज मेड अप ऑफ, है ना। जो बैक्टीरियल फ्लैजिला है किससे बना है, माइक्रोट्यूब्यूल्स से बना है, ट्यूबुलिन से बना है, फ्लैजिलिन से बना है, स्पिनिन से बना है। तो देखो जैसा नाम है वैसा ही आंसर क्या जाएगा, फ्लैजिलिन। क्लियर है भैया सर, आंसर क्या है, फ्लैजिलिन। अब इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल देख लेते हैं, डिटेल क्या क्या है। अच्छा, खाद्य सुरक्षा अधिकारी भर्ती का
केवल और केवल यदि बहुत से विद्यार्थी, देखो खाद्य सुरक्षा अधिकारी आरपीएससी में 2 पार्ट हैं, पार्ट ए जिसमें जीके है और पार्ट बी जिसमें कंसर्न सब्जेक्ट हैं। तो यदि कोई विद्यार्थी कंप्लीट कोर्स नहीं ले रहा है तो आप हमारा पार्ट बी, केवल ओनली पार्ट बी भी ले सकते हैं, जो मात्र 2100 का है ना, ये ध्यान रखें, जिसमें हम टोटल के टोटल 8 जो यूनिट हैं कंसर्न सब्जेक्ट की वो हम दे रहे हैं मात्र 2100 में। टेस्ट सीरीज भी इसमें फ्री दे रहे हैं। फिर अब इसके बारे में डिटेल देख लो। बैक्टीरियल फ्लैजिला जो है जीवाणु, कसाव जीवाणु में गति के लिए पाए जाने वाले लंबी पतली धारेनुमा संरचना होती हैं। भाई बैक्टीरियल फ्लैजिला का क्या काम है? इसका काम है लोकोमोशन, है ना, जो है गति को करवाना, ये इसका काम है। तो देखिए याद रखना है, जो फ्लैजिला होती है वो लोकोमोशन के लिए होती है, ये याद रखना है। इसका मुख्य प्रोटीन क्या होता है? फ्लैजिलिन होता है, ये भी आपको याद रखना है। क्लियर है यहाँ तक? ये पूछा जा सकता है आपसे। और देखिए यहाँ पर जो ऑप्शन दिए थे, है ना, जैसे माइक्रोट्यूब्यूल्स दिया था, इसका क्या काम है? कोशिका की संरचना और कार्य में सहायक होता है। कोशिका की संरचना और कार्य में सहायक खोखली नलिकाएं होती हैं, मुख्यतः यूकैरियोटिक सेल में पाई जाती हैं माइक्रोट्यूब्यूल्स, और प्रोटीन होती है ट्यूबुलिन, जीवाणु कसाव से संबंधित नहीं है ना, यानी कि फ्लैजिला से माइक्रोट्यूब्यूल्स का कोई संबंध नहीं है। फिर आ जाते हैं ट्यूबुलिन, माइक्रोट्यूब्यूल्स का प्रमुख प्रोटीन होती है ट्यूबुलिन, यूकैरियोटिक सेल में पाई जाती है। ट्यूबुलिन जो है मुख्य प्रोटीन होती है। क्या ये फ्लैजिला से संबंधित है? नहीं, बैक्टीरियल फ्लैजिला से संबंधित ये भी नहीं है। फ्लैजिलिन है ना, ये याद रखना है। तो क्वेश्चन कहीं से भी आ सकता है ना, तो ये आप नोट करना चाहें तो आप इसको नोट कर लें। क्लियर है? चलिए, हमारा आरपीएससी एफएसओ का कोर्स 3500 रुपये का है कंप्लीट। चलिए उसके बाद आ जाते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग एसिड विल हैव हायर बैक्टीरियोस्टैटिक इफेक्ट एट ए गिवन पीएच, है ना। तो दिए गए पीएच पर निम्न में से किस अम्ल का बैक्टीरियोस्टैटिक प्रभाव अधिक होता है? पहले मैं इसका आंसर बता देता हूँ, फिर इसके बारे में जो है मैं डिटेल से आपको बताऊँगा, है ना। तो इसका जो आंसर है वो है एसिटिक एसिड। आंसर क्या है? एसिटिक एसिड। अब ये पल्ले नहीं पड़ा होगा आपको पता ही नहीं चला होगा। अब देखो इसको थोड़ा डिटेल से समझते हैं। मैं हर एक चीज़ को बहुत ही पीपीटी के माध्यम से इसलिए लाया हूँ कि आपको समझ में आ जाए। सबसे पहले तो इस बात को समझेंगे कि भाई बैक्टीरियोस्टैटिक इफेक्ट क्या है? ऐसा प्रभाव जो बैक्टीरिया की वृद्धि को रोकता है लेकिन जरूरी नहीं कि बैक्टीरिया को मार दे, वो होता है बैक्टीरियोस्टैटिक प्रभाव। ऑर्गेनिक एसिड का बैक्टीरियोस्टैटिक इफेक्ट मुख्यतः उनके अनडिसोसिएटेड फॉर्म से संबंधित है। किसी दिए गए पीएच पर जिस एसिड का अनडिसोसिएटेड फ्रैक्शन अधिक होता है उसका एंटी माइक्रोबियल या बैक्टीरियोस्टैटिक प्रभाव भी अधिक होता है। और जो कि किसका है प्यारे विद्यार्थियों? एसिटिक एसिड का है, ये ध्यान रखना है ना। कैसे काम करता है? ये बेसिक सी बात है भाई, सीधी सी बात है। अनडिसोसिएटेड एसिड बैक्टीरिया की कोशिका भित्ति को आसानी से पार कर जाता है ना। जो एसिड होता है अनडिसोसिएटेड एसिड, और वो कौन सा है, किसका है सबसे ज़्यादा? वो है अपने एसिटिक एसिड का, है ना। देखो आप किस एसिड का बैक्टीरियोस्टैटिक इफेक्ट जो है अधिक होता है। यहाँ पर देखो मैलिक एसिड था, है ना। मैलिक एसिड जो है इसका जो है ये देखो जो है बहुत कम होता है, टार्ट्रिक का कम होता है, सिट्रिक का कम होता है, लेकिन एसिटिक एसिड का सबसे अधिक होता है भाई, है ना। ये ध्यान रखें। तो बैक्टीरियोस्टैटिक क्या है कि ऐसा प्रभाव जो बैक्टीरिया की वृद्धि को रोकता है लेकिन ज़रूरी नहीं कि वो बैक्टीरिया को मार दे। यानी कि पीएच, एक तरह से पीएच का इफेक्ट आप कह सकते हैं, है ना। तो ये ध्यान रखें। चलिए बाकी एसिटिक एसिड विनेगर का प्रमुख एसिड होता है, इसका उपयोग फूड प्रिजर्वेशन में किया जाता है, ये भी याद रखें, ये भी एक्स्ट्रा पॉइंट है। चलिए अगर आपसे कोई पूछ ले कि भाई जो एसिटिक एसिड है उसका बैक्टीरियोस्टैटिक इफेक्ट किस पीएच पर सर्वाधिक होता है, तो पीएच 4 पर जो है सबसे ज़्यादा बैक्टीरियोस्टैटिक इफेक्ट देखने को मिलता है। यानी कि जो बैक्टीरिया की जो वृद्धि है वो लगभग रोक देता है, ये ध्यान रखें।
चलिए आगे बढ़ते हैं। बोट्यूलिनम, बोट्यूलिज्म। अब भाई बोट्यूलिज्म की बात करें तो देखो क्लोस्ट्रिडियम बोट्यूलिनम, आंसर ये जाएगा, है ना, आंसर ये जाएगा क्लोस्ट्रिडियम बोट्यूलिनम। चलिए फिर आ जाते हैं ब्लू चीज, है ना। जो ब्लू चीज है इसके उत्पादन में कौन सा सूक्ष्म जीव है, माइक्रोब है जो काम आता है। तो यहाँ पर देखो स्ट्रेप्टोकोकस थर्मोफिलस है, लैक्टोबैसिलस वुल्गेरिस, पेनिसिलियम रॉटफोर्टी और राइजोपस स्टोलिनिफर। तो आंसर क्या जाएगा लाडलो, पेनिसिलियम रॉटफोर्टी, ये आंसर जाएगा। अब इसका एक्सप्लेनेशन देखेंगे उससे पहले जल्दी से आप लाइक कर दें। देखो यदि आप इस वीडियो से पढ़ रहे हैं और आपको समझ में आ रहा है तो प्लीज़ एक मोटिवेशन तो बनता है, एक लाइक तो बनता है ना। और कमेंट भी आप कर दें कि अच्छी क्लास है सर, क्लास कंटिन्यू रखिए, अच्छा है, कुछ तो आप कीजिए, है ना। चलिए अब देखो ब्लू चीज़ क्या है इसके बारे में देख लेते हैं। ये देखो ऐसी दिखती है ब्लू चीज़। अब इसमें देखो स्ट्रेप्टोकोकस थर्मोफिलस, पहला ऑप्शन क्या था हमारा, स्ट्रेप्टोकोकस थर्मोफिलस। यह क्या करता है, योगर्ट और कुछ फर्मेंटेड डेयरी प्रोडक्ट में स्टार्टर कल्चर के रूप में काम करता है स्ट्रेप्टोकोकस थर्मोफिलस। तो ये याद रखना है स्ट्रेप्टोकोकस थर्मोफिलस का क्या काम है। इसका काम है लाडलो योगर्ट बनाने में इसका उपयोग होता है। लैक्टोबैसिलस वुल्गेरिस इसका दही और योगर्ट बनाने में जो है उपयोग होता है। राइजोपस स्टोलोनिफर यह सामान्यतः ब्रेड मोल्ड, ब्रेड पर लगने वाली फफूंदी के रूप में जाना जाता है, राइजोपस स्टोलोनिफर, ये याद रखें आप। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं भाई, क्लियर है तो आपको कर लोगे ब्लू चीज, पेनिसिलियम रॉटफोर्टी, ये याद रखना है। चलिए ये देखो दिखाई दे रहा है, ये ब्लू चीज है। चलो आगे बढ़ते हैं। हेलो, हेलो हेलो, माई टेस्टिंग, आवाज़ आ रही है। हाँ भाई थोड़ा सा आवाज़ क्लियर नहीं। यहाँ पर समझो 99.9 सूक्ष्मजीवी विनाश, मतलब हमने 99.99% सूक्ष्मजीवियों को 100% में से मार दिया। तो इसमें पूछ रहा है कि कितनी लॉट चक्र के बराबर होता है। ये कॉन्सेप्ट है एक्चुअली इसका। जब भी ये कभी क्वेश्चन आ जाए ना, इसका एक सीधा सीधा ट्रिक बता देता हूँ मैं आपको। बोले सर ट्रिक बताओगे, हाँ मैं ट्रिक बताऊंगा। तुम तो ऐसे याद रखना, जितने 9 उतनी साइकिल। ये क्वेश्चन कहीं भी फंस जाए, किसी भी एफएसओ एग्जाम में आ जाए, है ना। और तो आप क्या करना, मेरी बात सुनो, कहीं भी आप फंस जाओ इस क्वेश्चन को लेकर, तो जितने 9 उतनी लॉट साइकिल आप कर देना, 100% आपका सही होगा। अब सोचो यहाँ पर हो जाता 99.09%, कितने 9, तो इसमें 3 9 है, 3 हो जाता, ऐसे है इसमें ये, है ना। या नहीं ऐसे नहीं, 90 सॉरी 90 ऐसे होता, तो इसमें 3 9 है तो 3 आता, 99 होता तो 2 9 है तो 2 आता, ऐसे। तो यहाँ पर देखिए अब इसका आंसर क्या जाएगा, 4 लॉट साइकिल। अब इसके डिटेल से समझते हैं कैसे जाएगा, इसको डिटेल से अच्छे से जो है समझते हैं। अच्छा ये हमारा पार्ट बी का है कोर्स 2100 का। अब देखो ऐसे समझो भाई, आपने 99.99 माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल कर दिया है, मार दिया है,
और केवल 0.01% सूक्ष्म जीव बचे हैं। इसका मतलब यह है कि 0.01%, इसका मतलब परसेंट को नॉर्मल में आप करोगे तो इतना आएगा, ये है ना। और 10⁻⁻⁴ ये समझ में नहीं आएगा, आप छोड़ दो है ना। इसमें लॉग रिडक्शन जो है 4 लॉग है ना, ये लॉग रिडक्शन जो है 4 लॉग है ना। तो ये हालांकि आपके नहीं आएगा समझ में, यहाँ पर समझो। लॉग रिडक्शन का मतलब है माइक्रो ऑर्गेनिज्म की संख्या में 0.10 के घात के रूप में कमी, ये होता है, इसको समझो आप। लॉग रिडक्शन का क्या मतलब है कि 10 की घात में और कुछ भी कमी, 10 की घात में कमी है ना। जो सूक्ष्म जीव है उसकी संख्या में कमी, लेकिन कमी कितनी, 10 की पावर में। सूक्ष्म जीव की संख्या में कमी कितनी, 10 की पावर में, तो वो यहाँ पर आता है। और यहाँ पर देखो आपने 90% जो है किल कर दिए हैं, तो शेष कितने, 10%। तो लॉग रिडक्शन कितना आएगा, 1 लॉग। 99 2 9 हैं तो 2 लॉग, 3 9 हैं तो 3 लॉग, 4 9 हैं 4 लॉग, 5 9 हैं 5 लॉग, 6 9 हैं 6 लॉग। बस ऐसे याद रख लो, बाकी तो आपको समझ में आए नहीं आए तो वो देख लो आप। यहाँ पर लिखा है हर अतिरिक्त 9 बराबर 1 लॉग रिडक्शन। क्लियर है, चलिए। और लॉग रिडक्शन क्या होता है, का अर्थ होता है सूक्ष्म जीव की संख्या में दशमलव के रूप में कमी। क्या है, सूक्ष्म जीव की संख्या में दशमलव के रूप में कमी, वो क्या कहलाती है, लॉग रिडक्शन कहलाती है। क्लियर है, चलिए ये नोट डाउन करें। अब यहाँ से ये क्या सिलेबस में नहीं देखे रखे हुए होते हैं, लेकिन क्वेश्चन एग्जाम में आ जाते हैं तब दिक्कत आती है। चलिए अगला क्वेश्चन है पत्ता गोभी। भाई अब इसमें क्या है, पत्ता गोभी से बनाया जाता है सौरक्रॉट। अब इसकी डिटेल ये बहुत बार बता चुका हूँ, इसके बारे में डिटेल में इतनी बार बता चुका हूँ तो यहाँ बताने की आवश्यकता नहीं है। क्लियर है, चलो फिर उसके बाद देखिए कि भाई आपने वाइन निर्माण के लिए, वाइन निर्माण में उपयोग किए जाने वाले कुचले हुए अंगूर को क्या कहते हैं, है ना। जब आप वाइन बना रहे हो तो अंगूर को कुचलना पड़ता है, तो उसको क्या कहते हैं, मस्ट कहते हैं। क्या कहते हैं लाडलो, मस्ट कहते हैं, ये याद रखना है। अब इसकी डिटेल है, डिटेल में देखते हैं इसके बारे में। चलिए ये देखो, यहाँ पर देखो अंगूर को आपने कुचलना प्रारंभ किया तो इसको हम क्या कहते हैं, मस्ट कहते हैं, जिसमें रस होता है और ठोस भागों का जो है मिश्रण होता है। और इसी मस्ट का ईस्ट द्वारा फर्मेंटेशन होता है, एल्कोहोलिक फर्मेंटेशन, और फिर वाइन बनती है। क्या बनती है, वाइन बनती है, ये ध्यान रखना है। ये देखिए होप क्या होता है, फ्लेवर और बिटरनेस के लिए उपयोग होता है होप, किसमें, बियर प्रोडक्शन में, बियर के उत्पादन में इसका उपयोग किया जाता है ना। पिल्सनर एक प्रकार का लेजर बियर है ना, बियर का लेजर टाइप है। वॉट फर्मेंटेशन से पहले प्राप्त स्वीट लिक्विड एक्सट्रैक्ट है बियर ब्रेविंग में, यानी कि बियर बनाने में जो है फर्मेंटेशन से पहले प्राप्त स्वीट लिक्विड एक्सट्रैक्ट क्या है, वॉट है। चलिए ये देखो बियर प्रोडक्शन में आप याद रखें, बियर जनरली माल्टेड जो बार्ले होता है उससे बनाई जाती है, उसको मैश किया जाता है। मैश करने के बाद मीठा तरल जो है अर्क जो प्राप्त होता है उसे वॉट कहते हैं, फिर फर्मेंटेशन होता है, बियर बनती है। क्लियर है, चलिए लिखें, आप लिखना चाहें तो लिख लें, थोड़ा एक्स्ट्रा नॉलेज। अगला है निम्न में से कौन सा बैक्टीरिया जो है फिलामेंटस बैक्टीरिया है, फिलामेंटस। तो इसमें जो है फिलामेंटस जो है ये है आपका एक्टिनोमाइसिटीज। क्या आंसर जाएगा, एक्टिनोमाइसिटीज जो है, देखो फिलामेंटस इस टाइप का, तो ये है एक्टिनोमाइसिटीज। क्लियर है, चलो इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं।
देखो एक्सप्लेनेशन इसलिए लिख के लाया हूँ क्योंकि आप सोचोगे भी मुझे भी याद है क्या, मुझे इतना याद नहीं है, बट लेकिन कंटेंट मैं पूरा रीचेक करके बुकों से, गूगल से, अच्छे इंस्टीट्यूटों की वेबसाइट से वो लाता हूँ, मैं एक्सप्लेन करता हूँ आपके लिए, क्योंकि ये थोड़ा सा इररिलेवेंट, इसमें जो है बहुत सारे टॉपिक हैं, तो वो सारे टॉपिक याद करवाना पॉसिबल नहीं है, इसलिए मैं आपके लिए एक्सप्लेनेशन थोड़ा डिटेल से लाता हूँ ताकि आप, मेरे को भी थोड़ा इजी रहे समझाने में, है ना। देखिए ये यहाँ पर ये पूरा दिया हुआ है। एक्टिनोमाइसीटीज को फिलामेंटस बैक्टीरिया कहा जाता है क्योंकि ये लंबे शाखायुक्त और धागेनुमा फिलामेंट बनाते हैं। इनकी संरचना कुछ हद तक फंजाई कवच जैसी होती है, लेकिन वास्तव में ये बैक्टीरिया होते हैं। क्लियर है, ये याद रखना है। अब ये एक्टिनोमाइसीटीज है क्या, तो ये याद रखना है, एक्टिनोमाइसीटीज एक प्रोकैरियोट बैक्टीरिया है जिसकी सेल वॉल पेप्टिडोग्लाइकेन की बनी होती है और ये ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के रूप में रहता है, या हम कह सकते हैं एक्टिनोमाइसीटीज एक ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है। विभाजन की बात करें तो एक्टिनोमाइसीटीज जो है बाइनरी फ्यूजन के द्वारा जो है विभाजन करता है। क्लियर है भैया तक। ऐसे ही यहाँ पर फंजाई के बारे में दिया हुआ है। फंजाई की सेल वॉल काइटिन की बनी होती है ना, और विभाजन स्पोर द्वारा होता है, और फंजाई यूकैरियोटिक होती है, लेकिन एक्टिनोमाइसीटीज प्रोकैरियोटिक होता है। क्लियर है। तो यहाँ पर देखो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है, मृदा में खूब सारे पाए जाते हैं। कई एक्टिनोमाइसीटीज एंटीबायोटिक का उत्पादन करते हैं। स्ट्रेप्टोमाइसीज इसका एक प्रमुख जीनस है ना। स्ट्रेप्टोमाइसीज जो एंटीबायोटिक का उत्पादन करता है वो एक प्रकार का एक्टिनोमाइसीटीज है। और एक्टिनोमाइसीटीज मैं एक और चीज़ यहाँ पर बता दूँ, एक थोड़ा सा जो है याद आ रहा है मुझे, कि जब पहली बहुत तड़क का तड़क जो है गर्मी पड़ती है, गर्मी के मौसम के बाद बरसात का मौसम आता है, तो बरसात के मौसम की जो पहली बारिश होती है, और उस पहली बारिश में जब मिट्टी पर वो पड़ती है तो मिट्टी से सौंधी सौंधी सी खुशबू आती है। उसका कारण भी एक्टिनोमाइसीटीज है, इसी के कारण आती है। आजकल तो क्या है, गंदगी कचरा इतना हो गया, आजकल नहीं आती है। गांव में अब भी देखने को मिल जाती है, लेकिन अब शहरों में तो कहाँ है, कुछ भी नहीं बचा, सब कचरा हो गया। चलिए, साल्मोनेलोसिस है ना। अब इसके बारे में है कि भाई साल्मोनेलोसिस में शामिल है, तो ये एंटेरोटॉक्सिन एक्सोटॉक्सिन नहीं, ये एंटेरोटॉक्सिन साइटोटॉक्सिन, ये है ना, ये ध्यान रखना है। साल्मोनेलोसिस में जो टॉक्सिन होती है वो एंटेरोटॉक्सिन है और साइटोटॉक्सिन है, ये ध्यान रखें। अब ये जो क्वेश्चन है, ये जब आप पढ़ते हो फूड पॉइजनिंग वाला चैप्टर, उसमें जो है टॉक्सिन्स आप पढ़ते हो, वहाँ से ये पूछा गया है ना। इसके बारे में थोड़ा सा और जानकारी ले लेते हैं। देखिए, साल्मोनेलोसिस एक फूड बॉर्न इन्फेक्शन है जो साल्मोनेला बैक्टीरिया के कारण होता है। देखो पहली बात तो ये हो गई कि भाई ये क्या है, तो ये एक फूड बॉर्न यानी कि खाने की वजह से होने वाली ये डिजीज है। एंटेरोटॉक्सिन यानी कि इसका मतलब आंत की क्रियाओं को प्रभावित करता है और डायरिया, दस्त में योगदान देता है। कौन? साल्मोनेलोसिस, है ना। तो इसीलिए देखो एंटेरोटॉक्सिन का मतलब क्या है, ऐसा टॉक्सिन जो इंटेस्टाइन को प्रभावित करता है, ऐसा टॉक्सिन जो इंटेस्टाइन को प्रभावित करता है, डायरिया लाता है, उसको हम कहेंगे एंटेरोटॉक्सिन। दूसरा है साइटोटॉक्सिन, इंटेस्टाइनल सेल्स को नुकसान पहुंचाने में भूमिका निभाता है, इसलिए इसको साइटोटॉक्सिन भी कह दिया है। क्लियर है। तो आंसर क्या जाएगा? एंटेरोटॉक्सिन, साइटोटॉक्सिन। साल्मोनेला के बारे में थोड़ा सा और मैं बता देता हूँ। साल्मोनेला ग्राम नेगेटिव रॉड शेप बैक्टीरिया होता है। फैमिली होती है एंटेरोबैक्टीरियेसी। सोर्स होता है दूषित भोजन, पानी, अंडे, मांस, है ना, ये याद रखना है। चलिए, तो साल्मोनेलोसिस एंटेरोटॉक्सिन प्लस साइटोटॉक्सिन। क्लियर है। चलिए, देखो दस्त हो रहे हैं, पेट में ऐंठन है, फीवर है, नौसिया है,
वोमिटिन है, ये सब इसमें देखने को मिलता है। अगला है, चलिए, अफ्लाटॉक्सिन। अफ्लाटॉक्सिन एस्परजिलस, भाई अफ्लाटॉक्सिन ये तो मूंगफली में है ना। एस्परजिलस, एस्परजिलस जो कवक है जनरली आपने देखा होगा मूंगफली में, मूंगफली में कई बार आप खाते हैं तो बहुत ज़्यादा कड़वी देखने को मिलती है, उसका कारण है एस्परजिलस फ्लेवस। तो एस्परजिलस जो स्पीसीज या कवक होती है, ये मूंगफली के दानों पर जब इनको भंडारित किया जाता है, मूंगफली को बहुत अत्यधिक नमी की स्थिति में भंडारित किया जाता है, तब इसका ये वृद्धि करती है ना, फंजाई, और अफ्लाटॉक्सिन नामक सीक्रेशन करती है। बेसेला, देखो यहाँ पर लिख रहा है अफ्लाटॉक्सिन एक बेसेला माइकोटॉक्सिन है जो मुख्यतः एस्परजिलस स्पीसीज द्वारा उत्पादित होता है। चलो देख लेते हैं। अफ्लाटॉक्सिन एक माइकोटॉक्सिन है जो एस्परजिलस स्पीसीज द्वारा जो है बनाया जाता है। एस्परजिलस फ्लेवस है जो अफ्लाटॉक्सिन का प्रमुख प्रोड्यूसर है। एस्परजिलस पैरासिटिकस है एफ्लाटॉक्सिन का महत्वपूर्ण प्रोड्यूसर। ये दो ही हैं मेनली, ये याद रखना है। और देखो एफ्लाटॉक्सिन B1, अब इसमें भी कई जो हैं स्ट्रेन होती हैं, जिसमें एक होती है एफ्लाटॉक्सिन B1 जो सबसे महत्वपूर्ण और अत्यधिक हेपेटोटॉक्सिक यानी कि यकृत विषाक्त और कार्सिनोजेनिक अफ्लाटॉक्सिन में से है। वेरी इंपॉर्टेंट, ये इंपॉर्टेंट लगा लेना कि भाई अफ्लाटॉक्सिन में कौन सा स्ट्रेन सबसे ज़्यादा खतरनाक है। तो अफ्लाटॉक्सिन B1 है जो हेपेटोटॉक्सिक और कार्सिनोजेनिक जो है रहता है। क्लियर है, प्रभाव डालता है। चलिए, बाकी और देखना चाहें तो आप इसको देख सकते हैं, लिख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। क्लियर है, वीडियो पॉज करके आप देख सकते हैं। फिर आगे बढ़ते हैं। फिर उसके बाद सीरियल्स ग्रेन आर डेफिशिएंस। अब भाई जो सीरियल्स ग्रेन में किसकी कमी होती है, यहाँ पर ये पूछा गया है। तो प्यारे विद्यार्थियों, लाइसिन की कमी होती है। किसकी होती है? लाइसिन की कमी होती है। चलिए ये लिखें, लाइसिन, है ना। अब इसके बारे में देखो, ये रहा, सीरियल्स में लाइसिन की कमी होती है और पल्स में, लेग्यूम्स में मेथियोनिन की कमी होती है। ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आया हुआ है। क्लियर है, तो ये भी आपको याद रखना है। सीरियल्स ग्रेन में डेफिशिएंसी होती है लाइसिन की और पल्स में होती है मेथियोनिन की। क्लियर है, चलिए इट वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पर देखो, लाइसिन को सीरियल्स का लिमिटिंग एसेंशियल अमीनो एसिड माना जाता है ना। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आया हुआ है कि किस अमीनो एसिड को लिमिटिंग एसेंशियल अमीनो एसिड माना जाता है, तो वो है लाइसिन। क्लियर है, चलिए लिखें आप ये लाइसिन के बारे में, ये क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है। तो ऐसे ही देखो, मेरी बात सुनो, ऐसे ही यहाँ पर जो है ना ये डिटेल आती हैं एक्चुअली, है ना। अब जब मैं डिटेल बता रहा हूँ तो कहीं ना कहीं इनसे ही क्वेश्चन बन जाता है ना। अब जैसे ये क्वेश्चन आया हुआ है तो ऐसे क्वेश्चन बन जाता है। अब आने वाले समय में क्या पता ये क्वेश्चन बन जाए, है ना, ये क्वेश्चन बन जाए, तो क्वेश्चन कहीं से भी आ सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर और देखिए, ब्रेड मेकिंग, ब्रेड बनाने के लिए आटे में प्रोटीन की मात्रा। अब देखो कुछ इसको ये अब इसमें क्या है, करेक्ट आंसर तो ये जाएगा। अब कुछ इसको भी मान लेते हैं 10 से 12, लेकिन जब इसको और मैंने रिसर्च किया, थोड़ा देखा, तो वो 12 से 14% जो है परफेक्ट है ना। यदि आपको ब्रेड बनाना है तो जो आटा है उसमें प्रोटीन लगभग 12 से 14% होनी चाहिए। अब इसको डिटेल देख लेते हैं भाई। यहाँ पर देखिए, ब्रेड मेकिंग के लिए ऐसे फ्लोर की आवश्यकता होती है जिसमें प्रोटीन कंटेंट अधिक हो, क्योंकि इसमें मुख्य रूप से ग्लूटेन फॉर्मेंट प्रोटीन ग्लिडिन एंड ग्लूटेनिन महत्वपूर्ण होते हैं। ये बात हो रही है ना, ये बात हो रही। अब ये तो फालतू की एक्स्ट्रा चीज़ें देके रखी हुई है। यहाँ पर आ जाओ, प्रोटीन कंटेंट यदि 8 से 10 है तो कम प्रोटीन, 10 से 12 है तो मध्यम प्रोटीन, 12 से 14 अधिक प्रोटीन और 14% से अधिक बहुत अधिक प्रोटीन।
तो देखो जहाँ पर कम प्रोटीन की मात्रा है, केक बिस्किट प्रोडक्ट बनाने में उपयोग होता है, ये ध्यान रखना है। क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं। क्लियर है? तो ये हमारा आज की क्लास जो है यहीं समाप्त होती है लाडलो। और क्लास कैसी लगी ज़रूर कमेंट करना, हमारा पार्ट भी ज़रूर लेना। चलिए, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वीडियो। थैंक यू सो मच।